बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना जरा संभल के। दोस्तों, यह लाइनें चरितार्थ हो रही हैं एक ऐसे डीजीपी जिनके दफ्तर में ताला लग गया, अस्थाई ताला, मोटा सा ताला लगा दिया गया। जहां काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लोगों के नाम दर्ज किए जा रहे थे, आओ भगत की जा रही थी, और लोगों को लगा कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिलेगा जो भारतीय पुलिस सेवा का अफसर रहा है, वो हमारा विधायक होगा, सत्ता में आया, अगर सत्ता में पार्टी आई तो वह मिनिस्टर बनेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ऐसा आईपीएस अफसर जो हमारी भाषा में बात करता था, भोजपुरी में बात करता था, लोगों को गले लगाता था, और ऐसा प्रतीत होता था कि ये अफसर नहीं हम लोगों के बीच का है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुप्तेश्वर पांडे, जो 1987 बैच के आईपीएस अफसर, इससे पहले आईआरएस थे, बाद में आईपीएस अफसर बने, कैडर मिला उनको और फिर लंबी सेवाएं दिया उन्होंने बिहार सरकार के लिए। काफ़ी चर्चित थे, अपने बातचीत के दौरान कुछ ऐसी भाषा बोलते थे, आप सुनेंगे भी उसको, आपने सुना भी होगा। तैयारी क्या, जो पार्टी का आदेश होगा वो हम करेंगे, लड़ने का आदेश होगा लड़ेंगे भी। दोस्तों, इन्होंने 2009 में भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया था। क्यों नौकरशाह चाहता है पॉलिटिक्स में आना? एक दो मामले नहीं हैं, अनेक मामले आप भी जानते हैं, और जिसे मैं बता रहा हूँ। नौकरशाह तो हमेशा सर सर करता है, सर सर सर, कुछ भी होगा सर, आवाज़ उठाने की स्थिति उसकी नहीं होगी। सभी अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह जैसे नहीं हो जाएंगे। कुछ और भी अफसर पहले के रहे हैं तो जो आवाज़ उठाए हैं। तो दोस्तों, बताते चलें कि गुप्तेश्वर पांडे जी ने 2009 में भी बीआरएस लिया था और चुनाव में कूदने की बात थी, टिकट नहीं मिला। 9 महीने बाद पुनः सेवा में चले गए, सब घूम टहल करके देख लिया, पाजामा कुर्ता पहन करके, और फिर शायद यह लाइनें चरितार्थ हो गई कि बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना जरा संभल के। दोस्तों, बाबूजी फिर 2020 में बीआरएस ले लिए। यह सामान्य पद पर नहीं थे, इस समय बिहार के डीजीपी थे, बिहार के पुलिस महानिदेशक। बीआरएस ले लिया और सबको यह लग रहा था कि बीआरएस लेने के बाद यह पार्टी ज्वाइन करेंगे, तत्काल पार्टी ज्वाइन भी कर लिया। बीआरएस लेकर के इन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया, उन्होंने ही ने पार्टी ज्वाइन कराया था, जनता दल यूनाइटेड। पार्टी ज्वाइन कराने के साथ ही लोगों ने कयास लगाया कि अब डीजीपी साहब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की बात आई तो बक्सर की सदर विधानसभा, जहां इनका घर है, जहां इनका आना जाना, और पहले से ही लक्ष्य बनाया था कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। 115 प्रत्याशियों की सूची जनता दल यूनाइटेड द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं था। लोग काफ़ी हताश हुए, पांडे जी भी हताश हुए होंगे। तत्पश्चात यहाँ की सीट, बक्सर वाली सीट, भाजपा के पाले में गई थी। तो जब 115 में इनका नाम नहीं आया और वहाँ से भाजपा प्रत्याशी खड़े कर दिए गए, घोषणा कर दी गई, तत्पश्चात भाजपा में भी बताया जाता है कि लाइन लगाए और कई जगह दिल्ली से लेकर के और पटना तक इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, लेकिन निराशा हाथ लगी। अब उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि हमें पता है कि हमारे लोग कितने परेशान हैं, कृपया हमें फ़ोन न करें। मैं जानता हूँ कि वह लोग मुझे चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ इस बार। बक्सर की धरती के सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सभी को पैर छूकर प्रणाम करता हूँ और सेवा में तत्पर रहूँगा। लगभग इनकी सेवानिवृत्ति अब होने वाली थी, उसके पहले ही बीआरएस ले लिया था। तमाम नौकरशाह हैं जो चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि यह लगता है कि सबसे बड़ा तो यही है जो जनप्रतिनिधि है। अगर विधायक है, कप्तान के पास विधायक जाएगा तो कप्तान खड़ा होकर के विधायक का वेलकम करेंगे, चाहे जिस भी सत्ताधारी का हो अथवा प्रतिपक्ष का हो, निर्दल हो, विधायक जाएगा तो कप्तान साहब खड़े होंगे। दरोगा और इन लोगों की तो बात ही छोड़िए, डीएम साहब खड़े होंगे, कटसी में है, खड़ा होकर के वेलकम करेंगे, बैठाएंगे, और जब माननीय चलने लगेंगे तो खड़ा होकर के छोड़ेंगे।
यद्यपि यह और लोगों के साथ भी है, ग्राम प्रधान के साथ भी है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं इस बात को। ग्राम प्रधान भी जाएगा तो थानाध्यक्ष कुर्सी छोड़ करके उठेगा और माननीय का वेलकम करके उन्हें बैठाएगा, क्योंकि माननीय इलेक्टेड हैं, चुनाव जीत करके गए हैं, जनप्रतिनिधि हैं और माननीय उन्हीं के साथ लगा है, माननीय डीजीपी के साथ नहीं लगा है, माननीय जनप्रतिनिधि के साथ ही लगा है। तो माननीय का यह सम्मान करना पड़ेगा नौकरशाह को। ऐसे ही जिला पंचायत के मेंबर मैं रहा तो मैं देखता था, जिला पंचायत के मेंबर लोग जाते थे, बाबू क्लर्क को भी कहते थे भैया नमस्ते, भैया प्रणाम, कैसे हैं भैया, और भैया और भी पैर फैला के बैठ जाते थे। तो यह भी था, मैं जिले का सबसे बड़े सदन का सदस्य था और मैं देखता था कि किस तरह से सदस्य ने अपनी गरिमा गिराया है। जिला परिषद पहले कहा जाता था, बाद में जिला पंचायत हुआ। एक बड़ी गरिमा है, जिले के सिर्फ सदन का सदस्य है, मिनी विधायक कहा जाता है। लेकिन मैंने देखा उसको, मैं तो किसी ऑफिस में नहीं गया, बुलवाया, लोग आते भी थे, सम्मान भी करते थे। और जब मुझे मीटिंग में जाना होता था तो छोटे से बड़े तक कर्मचारी खड़े हो जाते थे, जाता था। तत्पश्चात में पलट करके उधर नहीं गया और इस बात का यह भी नहीं था कि मुझे दिखाना है कि खड़े क्यों नहीं हुए, लेकिन सम्मानजनक ढंग से वह जानते थे कि इस बंदे को पता है और माननीय की जो परिकल्पना है, माननीय की जो मीमांसा और विशेषांक है, उसे यह बंदा जानता है। तो वो लोग खड़े हो जाते थे, अभिवादन करते थे। मैं भी प्यार से उन लोगों के साथ, सबके साथ व्यवहार करता था और मैं बुलवा लेता था ऑफिस में। लेकिन यह नहीं है कि आदेश दे करके, विनम्रता के भाव से ही, हम कभी गए नहीं किसी कक्ष में। दोस्तों, यह अपने मुंह में मिट्ठू बनना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो बात है वह बता रहा हूँ। तो अब तो ग्राम प्रधान को सेक्रेटरी बुलवाते हैं। प्रधान जी आइए, प्रधान जी सुनिए। सेक्रेटरी सचिव है, लेखपाल भी सचिव है, लेकिन प्रधान जी ने अपनी गरिमा बिगाड़ दिया है, अपनी गरिमा के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो तमाम नौकरशाह ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ। सभी पीएल पुनिया नहीं हो जाएंगे जो राजनीति में जाते ही सांसद हो जाएंगे, और सभी अहमद हसन नहीं हो जाएंगे, और भी कई नाम इस तरह के हैं जो नौकरशाह राजनीति में आए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति को जानते हैं कि यह तो बड़ा आसान काम है, नेता लोगों को प्रलोभन दे करके, छलावा दे करके किसी तरह से जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो बड़ा आसान नहीं है, बड़े धोखे हैं इस राह में। जब आप जाएंगे, रात दिन आपको मेहनत, यह सामान्य चीज नहीं है नेता बनना। नेता ने अगर मेहनत किया होता तो वह किसी बड़ी परीक्षा पास करता, अगर मेहनत करता तो वह न्यायिक सेवा का अधिकारी हो सकता था, आईपीएस हो सकता था, आईएएस हो सकता। बड़ी मेहनत है। कब लोगों को रुलाना है, कब लोगों के साथ अपने भी रोना है, कब लोगों को ललकार करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करवा देना है, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नेता ही जानता है, नेता को पता है कि कैसे हम आग लगा देंगे, नेता को यह भी पता है कि कैसे हम आग बुझाएंगे, नेता को यह भी पता है कि हम कैसे फूट डालेंगे, नेता को पता है कि कौन दारू पर बिकने वाला है, कौन पैसे पर बिकने वाला है, और नहीं बिकोगे तो पैर पकड़ लेगा। दोस्तों, नौकरशाह को यह पता नहीं है कि राजनीति का ककहरा शुरू कहाँ से होता है। नेता को पता है कि इसका पत्तल फेंकूंगा दरवाजे पर, कहाँ झाड़ू लगाऊंगा तो मुझे वोट मिलेगा। नेता को सब पता है, सब जानता है। तो बेचारे गुप्तेश्वर पांडे जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, जदयू और भाजपा दोनों जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी है। अब सेवा करेंगे, हो सकता है आगे और भी कहीं इनको पदस्थापित किया जाए। हो सकता है विधान परिषद भी बिहार में है, विधान परिषद हर जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार में है, हो सकता है विधान परिषद में भेजे जाए। फिलहाल जो इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ करके जनप्रतिनिधि बनेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, हमारे पर कोई अंकुश नहीं रहेगा, और जो नौकरशाह की परिधि है, उस परिधि में जो अनुशासन की परिधि है जिसमें रह करके वे काम करते थे, वह परिधि टूट गई और अब हम जा कर के विधानसभा में ललकारेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। तो ऐसा फिलहाल होने से रहा। माना कि गुप्तेश्वर पांडे के स्तर का विधायक शायद ही कोई होगा, इनके स्तर का अधिकारी ऐसा कोई रहा हो जो आज राजनीति में हो,
लेकिन फिलहाल उन्हें पराभव का मुंह देखना पड़ा है। क्या गुजरती होगी उनके ऊपर। उधर 2009 में नौकरी छोड़ा, फिर नौकरी ले लिया 9 महीने बाद, और फिर बीआरएस लिया। अब क्या करते हैं गुप्तेश्वर पांडे, एक चर्चित आईपीएस अफसर, देश के चर्चित आईपीएस अफसर हैं, जो लगातार अपने विविध प्रकार के अभिभाषण से, अपने ट्वीट से लगातार सुर्खियों में बने रहे। फिलहाल गुप्तेश्वर पांडे का राजनीतिक भविष्य, यह पल में तोला पल में बांसा पल में रंग बदलती है। एक गीत आपने फिल्मों में सुना होगा, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। तो यही है राजनीति, और राजनीति ने इनको एक तरह से पागल कर दिया था। हम जल्दी जाएंगे, आप तो अच्छे पद पर थे, ऐसे भी सेवा करते। बहरहाल आगे क्या होता है समय बताएगा। फिलहाल गुप्तेश्वर पांडे जी के बक्सर वाले कार्यालय में एक मोटा सा हरिसन वाला ताला लग गया है, और वह ताला अब लगा ही रहेगा। किसका प्रचार करेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैं इनको मानता हूं कि यह परिपक्व है, मजाए हैं। क्योंकि दूसरा रहता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, 1000 वोट पाते हैं बेचारे, नहीं समझ पाते। मैं भी उन्हीं नासमझ लोगों में मेरी भी गिनती थी। मुझे भी लगा था कि कई लोगों ने कहा अरे साहब आपका ग्लैमर लड़ेगा, आप इतना काम किए हैं, कोई सड़क बाकी नहीं है जहाँ संघर्ष न किया हो, कोई गांव बाकी नहीं है, आपके संघर्ष का तो डंका बज रहा है साहब। तो मैं भी लड़ गया निर्दल विधानसभा। मुझे अपनी औकात का पता लग गया। लोग खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। आपको लोग खाना खिलाएंगे, आपके जेब में 100-200 रुपये डाल देंगे, आपको आपके साथ जिंदाबाद करेंगे, आपको चुनाव पर हताश नहीं होने देंगे। लगेगा कि यार बहुत बढ़िया फाइट हम कर रहे हैं। लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे, भाषण करेंगे। लोकसभा 2014 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। मुझे लगा कई जगह सब ठीक ठाक था, कहीं ऐसा नहीं था। जबकि मोदी जी का जादू सिर पर चढ़ करके बोल रहा था, और ऐसा जादू जो हम लोगों को लोग पीट देते, लोग गरियाते, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ। उसके मूल में यही था कि हमने काम किया था। लोगों ने स्वीकार किया कि बंदा तो अच्छा है, बंदे में दम है। लेकिन अभी भैया अभी नहीं, अभी तो हमको मोदी जी को देखना है। यही था। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। यदि हमारे वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करने में आप परहेज न करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।